नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल वो होती है जो एक पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में पहले से अगर गुडविल दिख रही है तो एग्जिस्टिंग गुडविल है, राइट। एडमिशन के क्वेश्चंस में आपको ये गुडविल बैलेंस शीट में, फर्म की बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो फर्म की बुक्स में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमें एडमिशन के क्वेश्चंस में अगर बैलेंस शीट दी है तो उस बैलेंस शीट में आपको एक गुडविल देखने को मिल सकती है। So this goodwill reflects in balance sheet of the partnership firm in which a new partner is admitted. क्योंकि हम एडमिशन के टाइम पे फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, जिसका हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट था फॉर न्यूली वैल्यूड गुडविल, मतलब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होता है एडमिशन के टाइम पे, इसलिए जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम राइट ऑफ करते हैं। So since we value goodwill of the firm afresh, we write off the existing goodwill. और गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए जो एंट्री होती है, जर्नल एंट्री, वो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि गुडविल एसेट है इसलिए उसका हमारी बुक्स में डेबिट बैलेंस चल रहा है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स को हम डेबिट कर देते हैं। इस तरह से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है और साथ में बिजनेस की गुडविल भी बुक्स में कम हो जाती है, मतलब राइट ऑफ हो जाती है। ये हम ओल्ड पीएसआर में करते हैं। गुडविल को हम क्रिएट करते हैं उसकी बुक वैल्यू से, जो भी बुक्स में उसकी वैल्यू दी है वो, और हम पार्टनर्स की कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर्स की आपको डेबिट करते हैं उनके ओल्ड पीएसआर में। मतलब गुडविल की जो बुक वैल्यू है दैट गोज टू द डेबिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज हाउ वी राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अंडरस्टूड दिस मच? Note down this fast, guys, and then we move ahead with the third adjustment. देवांश, समझ में आया आपको ये वाला एडजस्टमेंट, सेकंड वाला? हाँ सर।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो है फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट प्लस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। यही दो आपको देखने को मिलेंगे एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं वो एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं। Since they are losses which have not been distributed among the partners yet, जब नया पार्टनर आता है तो कहता है कि पहले इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि मैं इस लॉस में कोई भी शेयर नहीं चाहता। इसलिए हम इन लॉसेस को भी राइट ऑफ करते हैं। क्योंकि नया पार्टनर लॉसेस को बियर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लॉसेस पुराने पार्टनर्स की वजह से हुए थे, इसलिए वो कहता है कि इनको आप राइट ऑफ कर दो। सो वेदर क्वेश्चन आस्क्स अस और नॉट, अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, जो कि आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होगा, तो उसको आपको राइट ऑफ करना ही है, वेदर क्वेश्चन आस्क फॉर इट और नॉट। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने की जो जर्नल एंट्री हो, बिल्कुल गुडविल को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री ऐसे ही होगी, क्योंकि गुडविल का भी बुक्स में डेबिट बैलेंस होता है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है। तो इनका डेबिट बैलेंस होता है तो इनको हम कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। So we credit these three accounts in with their book values, and we debit old partners capital account in old profit sharing ratio, and this is how old partners capital account balances decrease. Am I clear? तो जैसा हमने यहाँ किया था बिल्कुल ही वैसा हमने यहाँ पे किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां हमने गुडविल को राइट ऑफ किया था, यहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब इन तीन आइटम्स को राइट ऑफ कर रहे हैं। ये तीन आइटम्स के बुक्स में बैलेंस डेबिट बैलेंसेस हैं, इसलिए एसेट साइड में दिख रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पी एंड एल दिया है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट लॉस, दैट इज अ सरप्लस। आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस राइट। यहाँ लिखा है मैंने क्लियरली, accumulated losses reflect in the asset side of balance sheet of a partnership firm. So these items you have to pick from the balance sheet, from the asset side of balance sheet of the firm in which admission is taking place. Right? Mobile रख दो पहले please. Keep it inside. गुडविल को राइट ऑफ करना कंपलसरी है।
क्योंकि जब नई गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इसलिए एग्जिस्टिंग गुडविल का कोई यूज नहीं है, राइट। न्यू पार्टनर इंश्योर्स दैट बिफोर ही जॉइन्स द फर्म एवरीथिंग शुड बी वाइप्ड आउट, दोज विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, विच आर नॉट नेसेसरी। क्योंकि एक बार हमने उनको हटाया नहीं, राइट ऑफ नहीं किया और वो फर्म के अंदर आ गया, उसके बाद वो भी लायबल हो जाएगा वकील में, तो चाहता है कि ये सबको हटा दिया जाए, सारे लॉसेस को, राइट। ये एक्यूमुलेटेड वर्ड्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं एक और वर्ड ऐड कर रहा हूँ, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। So when we say accumulated losses, they are actually those losses which have not been distributed among the partners yet. The same way we have accumulated, that is undistributed profits. वैसे ये दोनों अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं, एक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और दूसरा है फॉर accumulated प्रॉफिट्स, बट ये दोनों मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस सून। सो आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है। शुड आई गो अहेड। अब इसके बाद गए हम लास्ट, ये हमारा, मैंने आपको कल बताया था कि 5 एडजस्टमेंट्स होते हैं एडमिशन के केस में, उसके अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी हो सकता है। सो कैपिटल एडजस्टमेंट्स आर ऑप्शनल, इन एवरी क्वेश्चन ऑफ एडमिशन यू विल नॉट फाइंड कैपिटल एडजस्टमेंट्स, बट इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन यू विल फाइंड any of these 5 adjustments. Out of these 5, the first one is for newly valued goodwill, the second one is for existing goodwill, which we have seen today, the third one is for accumulated losses, the fourth one is for accumulated profits, and fifth one is for revaluation of assets and liabilities. But fourth and fifth I'm taking here together, right? अगर फर्म की एसेट्स को रीवैल्यू करने पे, मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है, कौन सी जो रियलाइजेबल है, जिसको मार्केट में हम बेच सकते हैं, अगर उसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है वहां पे, राइट। मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलके शॉप परचेज की थी 2010 में 10 लाख में, आज 2024 में उसकी वैल्यू हो गई है 25 लाख मार्केट में। अगर हम आज उस शॉप को सेल करते हैं तो हमें 15 लाख का प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट किसको जाना चाहिए, उन पार्टनर्स को जिन्होंने, जो शॉप को परचेज करते समय थे, करेक्ट और नॉट, क्योंकि उन्होंने शॉप परचेज की थी। तो ऐसे प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज करते हैं। अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही तो लॉस होगा, नया पार्टनर कहेगा ये लॉस मैं क्यों लूं उन एसेट्स का जो एसेट्स मेरे टाइम पे खरीदी नहीं गई। पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि जो हमारे टाइम की एसेट्स खरीदी गई थी, अगर उन पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट हम नए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट क्यों करें। सिमिलरली लाइबिलिटीज के साथ, अगर लाइबिलिटीज का जब आप रिवैल्यूएशन करते हैं, कौन सी लाइबिलिटीज का, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का, तो उन लाइबिलिटीज में अगर जितना बुक वैल्यू से ज्यादा अगर पेमेंट करना है तो लॉस है, राइट। लाइबिलिटी हमारी बुक्स में दिख रही है 10,000 की, पर एक्चुअली में उसका जो डिस्चार्ज होगा या जो प्री पेमेंट होगा वो 12,000 का है, तो 2,000 का लॉस है वहां पे। तो नया पार्टनर कहेगा आपके टाइम की लाइबिलिटीज को मैं बियर क्यों करूं। तो अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, एक्चुअल लाइबिलिटी वैल्यू इज लेसर देन द बुक वैल्यू, वहां पे प्रॉफिट है, तो पुराने पार्टनर्स कहेंगे ये प्रॉफिट हम नए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट क्यों करें। तो इस चीज को,
ऐसा ना हो पार्टनर्स के बीच में, ऐसा कोई डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए नए पार्टनर के आने से ठीक पहले फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर दिया जाता है। उसमें होने वाला प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? तो वो हम करते हैं फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। अब यहाँ पे प्रॉफिट जब हम बुक करते हैं अपनी बुक्स में, मतलब जब प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका मतलब हमें अपनी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक शॉप परचेज की 10 लाख रुपए में, आज उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 25 लाख। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15 लाख। तो 15 लाख रुपए को मुझे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए शॉप की वैल्यू को 15 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। शॉप की वैल्यू बुक्स में दिख रही है 10 लाख, मार्केट में है 25 लाख। हम बेच नहीं रहे हैं शॉप, हम सिर्फ उससे होने वाले, आज अगर बेचे तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि बाद में ओल्ड और नए पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट ना हो। ये समझ में आया? जॉब जो है एसेट होती है फर्म की, उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो उसका बुक्स में हमारी बैलेंस चल रहा है 10 लाख डेबिट। उसको 25 लाख तक बढ़ाने के लिए हमको उसको 15 लाख से और डेबिट करना पड़ेगा। तो 15 लाख से हमने शॉप को डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट किसको करें? तो क्रेडिट प्रॉफिट अकाउंट को हम करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हर एसेट और लायबिलिटी पे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पुरानी मशीनरी है 5 लाख की, उसकी बुक्स में वैल्यू चल रही है 5 लाख, पर आज मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 3 लाख मिल रहे हैं बस उसके। तो 2 लाख का वहां पे क्या है? लॉस है। तो मशीनरी को, मार्केट वैल्यू मशीनरी की वैल्यू को जो बुक्स में है 5 लाख, उसको 3 लाख तक लाने के लिए उसको 2 लाख से कम करना पड़ेगा। मतलब एसेट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं एसेट को क्रेडिट करूंगा 2 लाख से, बट डेबिट किसको करूंगा? लॉस अकाउंट को। राइट? ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एसेट का हमने रिवैल्यूएशन किया, अगर कोई एसेट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट है, और उसके लिए हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। राइट? और क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट अकाउंट। प्रॉफिट अकाउंट को क्रेडिट हमें करना चाहिए। राइट? ऐसे ही एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, इसलिए हम एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। राइट? लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हमें लॉस हो रहा है, तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी को हम डेबिट करते हैं। तो ये हम इन रिस्पेक्टिव एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ करते हैं डेबिट और क्रेडिट। पहले आपको ये समझना है। अब हर एसेट पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करें, उसके बजाय हम एक सेपरेट अकाउंट को यूज करते हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ताकि एक ही पर्टिकुलर अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस एक साथ रिकॉर्ड हो जाए। राइट? सो फॉर प्रॉफिट वी क्रेडिट revaluation account, and for loss we debit revaluation account. So this is how we pass journal entries. किसी एसेट की बुक वैल्यू
से ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू है, मतलब एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। जैसे शॉप 10 लाख की है बुक्स में, पर मार्केट वैल्यू उसकी 25 लाख है, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन एसेट। तो एसेट को हम डेबिट कर देंगे, कितने से? डिफरेंस से, 15 लाख से, जितने से वो बढ़ रही है। और क्रेडिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ये समझ में आया आप लोगों को? एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, बुक्स में मशीनरी की वैल्यू 5 लाख है लेकिन मार्केट में 3 लाख है, तो हमें मशीनरी को 2 लाख में, हमें वहां पे लॉस हो रहा है, मशीनरी को हमें 2 लाख से कम करना पड़ेगा। एसेट को कम करना मतलब हम एसेट को कर देंगे क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 2 लाख से, डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ऐसे लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो हमें लॉस है, लॉस के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए हम लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी पास जर्नल एंट्रीज गाइस। तो ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया है जर्नल एंट्रीज का है बेसिकली, फॉर ईच ऑफ दीज केसेस। एम आई क्लियर? लिखिए इसको फटाफट। So this is the format of journal entries, guys, and this we do to record profit or loss on revaluation of assets and liabilities, and for that we use revaluation account, and also to bring the book value of assets and liabilities to their market or realizable values। जो बुक वैल्यूज को हम मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम एसेट को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर रहे हैं, एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, लाइबिलिटी को डेबिट कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में हम एक तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बुक वैल्यू को उनके मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं, और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये समझ में आया? शुभ, समझ में आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं गाइस। कई बार आपको एग्जाम में इंस्टेड ऑफ asking you to prepare revaluation account, you are asked to prepare P&L adjustment account. They are both same, right? Nature of this account is nominal. Why? Because it helps us to determine net profit or loss upon revaluation of assets and liabilities। और ये जो नेट प्रॉफिट और लॉस आता है रिवैल्यूएशन पे, इसको हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये समझ में आया? रिवॉल्यूशन अकाउंट हमने बनाया, उसमें हमने इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड कर दिया और एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को कम या बढ़ा दिया, जैसा भी करना था, जैसा भी केस था।
प्रॉफिट लॉस जो रिकॉर्ड हुआ है रिवोल्यूशन अकाउंट में, वो प्रॉफिट जा रहा है क्रेडिट साइड में रिवोल्यूशन अकाउंट पे, और लॉस जा रहा है डेबिट साइड में। राइट, अब ये करने के बाद लास्ट में हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड रिवोल्यूशन अकाउंट का ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसका मतलब नेट हमें प्रॉफिट है। और अगर डेबिट साइड रिवोल्यूशन अकाउंट का ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब नेट हमें लॉस है। राइट। तो ये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, जो लॉस होता है, वो ओल्ड पार्टनर्स में ही जाता है, क्योंकि उनको ही जाना चाहिए। उस इसी वजह से तो हमने रिवोल्यूशन किया है। तो हम वो जो नेट प्रॉफिट या लॉस है, वो हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। किसमें? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक? लिखिए यहाँ तक, अगर नहीं लिखा है तो। इसमें एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ गाइस मैं। ये चार करने के बाद जो इन चारों का नेट आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर वो प्रॉफिट है तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उल्टा करेंगे, राइट। So net of revolution account, if is net loss, means debit side of revolution account is more than the credit side. Then for that we debit old partners capital accounts and credit revolution account. Right? And if credit side of revolution account is more than the debit side, then we debit revolution account and credit old partners capital accounts. So that is net profit. क्लियर है ये? समझ में आ रहा है ये? शुभ लिख रहे हो कुछ इसमें से आप लोग? शुभ शुभ पलक। मिशिका, देवांश, आप लोगों को आ रहा है समझ में ये? Yes, sir. हाँ सर।
Guys, this is how we have the three journal entries for revaluation of assets and liabilities, out of which the first one is where we debit revaluation account and credit asset account for those assets market value of which is lesser than book value with the decrease in asset. कितने से asset की value decrease हो रही है उस time इसको record करते हैं. If a liability is increasing, then we also create that liability account with increase in liability. And if we find any liability which was not earlier there in our books, known as unrecorded liability, उस liability को भी हम यहाँ पे create करेंगे with its discovered value. Am I clear? जो उसकी वैल्यू अभी हमें पता चली है. तो इस तरह से हमने इन तीनों को एसेट लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रिएट कर दिया और ये इन तीनों का जो टोटल आ रहा है वही हमारा यहाँ पे टोटल लॉस है अपॉन रिवैल्यूएशन. फिर ऐसे हम एंट्री करते हैं फॉर टोटल प्रॉफिट अपॉन रिवैल्यूएशन. फॉर दैट वी डेबिट एसेट अकाउंट with increase, we debit liability account with decrease, and we also debit unrecorded asset account with its discovered value. जो वैल्यू हमें अभी पता चली है कि एक एसेट हमारे पास और है जो अभी तक बुक्स में हमारे रिकॉर्डेड नहीं है. These three are our profits, and for that we credit revaluation account. So this is total profit upon revaluation. यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? ये हमारा टोटल लॉस है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा आपको. ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा. अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है, इसका मतलब हमें नेट प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो. दैट वुड बी अवर थर्ड एंड लास्ट एंट्री. So for net profit upon revaluation, we debit revaluation account and credit old partners capital accounts and old profit sharing ratio. आपको कैसे पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट है? वो आपको इन दोनों एंट्रीज को करने के बाद पता चलेगा कि क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड से ज्यादा है. तो इस एंट्री से ना तो हम सिर्फ नेट प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, बल्कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज भी कर रहे हैं क्योंकि उसका क्रेडिट साइड ज्यादा था डेबिट साइड से. So with the difference of credit and debit, we debit revaluation account and this is how revaluation account gets closed. Right? और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो वहां पे हमें नेट लॉस हो रहा है अपॉन रिवैल्यूएशन. तो उसके लिए हम ठीक इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं. Capital accounts debit to revaluation account. And the old profit sharing ratio, and here we have net profit upon revaluation, and here we have net loss upon revaluation.
What I'm trying to tell you guys is that for revaluation of assets and liabilities, you should pass an exam only maximum 3 entries. जितनी भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उन सबको आपको यहाँ पे एक एक करके दिखाना है, राइट। स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स वो ये होती हैं कि वो डिक्रीज्ड वैल्यू दिखा देते हैं यहाँ पे एसेट की, जबकि आपको कितने से डिक्रीज हुआ वो दिखाना है, कितने से इंक्रीज हुआ वो दिखाना है। सुना? पक्का? ऐसे ही यहाँ पे आपको कितने से इंक्रीज हुआ एसेट में वो दिखाना है, लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई वो दिखाना है, डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई वो नहीं दिखाना है, इंक्रीज होने के बाद कितनी एसेट हो गई वो नहीं दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है। डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए किस चीज में, मार्केट वैल्यू मतलब रियलाइजेबल वैल्यू और बुक वैल्यू, राइट। इसमें तो कुछ लिखना तो लिखिएगा, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ये तो अभी हमने बात की है रिवैल्यूएशन करने पे हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने पे जो जर्नल एंट्रीज पास होती हैं वो ये होती है, राइट। अब इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की। So accumulated profits guys are equal to, means what comes under accumulated profits are general reserve जिसको हम contingency reserve या reserve fund भी कहते हैं, प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फ्री पार्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्लस फ्री पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम सरप्लस कहते हैं। ये चारों आइटम्स हमें बैलेंस शीट में, पार्टनरशिप फर्म्स की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखते हैं। इनमें से सारे या कोई भी आइटम आपको क्वेश्चंस में दिए हो सकते हैं, राइट। तो वी हैव जनरल रिजर्व हियर, वी ऑल्सो टेक फ्री पार्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फ्री पार्ट का क्या मतलब आपको बता रहा हूं अभी मैं। फ्री पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट जिसको हम सरप्लस कहते हैं। एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स के जो चार आइटम्स हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि एक बार नया पार्टनर आ गया तो फिर वो भी इसमें अपना हिस्सा मांगेगा, इसलिए उसके आने से पहले हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये समझ में आया? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इसके लिए जो जर्नल एंट्री है वो कुछ
इस तरह से होती है। WCR is workman compensation reserve, IFR is investment fluctuation reserve। इन सब के क्रेडिट बैलेंस होते हैं बुक्स में, इसीलिए ये लाइबिलिटी साइड में दिखते हैं, तो इनको हम कर देते हैं डेबिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, उसको भी हमने कर दिया डेबिट। और हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इन सबको हम लेते हैं उनकी बुक वैल्यूज पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंट्री गाइस। ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? देवांश, मिशिका, आपको आया समझ में ये? Yes, sir. लेकिन गाइस कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको कुछ रिजर्व्स के कुछ आइटम्स को या सरप्लस के आइटम को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये रिजर्व्स और सरप्लस के आइटम्स हैं, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। जिस बिजनेस की बैलेंस शीट में ये आइटम्स दिखते हैं, उन बैलेंस शीट्स को ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये चारों आइटम्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के हैं, जो ये बताते हैं कि प्रॉफिट्स कमाए तो गए लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए ओनर्स में। प्रॉफिट्स को अभी भी बिजनेस के अंदर ही रखा है। इस चीज को ज्यादा अच्छा माना जाता है बजाय के प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के। ये बात आई समझ में आप लोगों को? अगर हम ये एंट्री पास करेंगे तो ये चारों आइटम्स हमारी बुक्स में से राइट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कई बार पार्टनर्स चाहते हैं कि इन आइटम्स को बिना डिस्ट्रीब्यूट किए कुछ ऐसा किया जाए कि ओल्ड पार्टनर्स को भी कोई रिग्रेट ना रहे और नए पार्टनर को भी रिग्रेट ना रहे, बिना इनको डिस्ट्रीब्यूट किए। हाँ, कुछ ले लो, राइट। तो वही हम करते हैं। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के किसी आइटम को डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो फिर उस आइटम के लिए हम इस एंट्री के बजाय कुछ और एंट्री पास करते हैं उस आइटम के लिए सिर्फ, राइट। एंड दैट एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो हमने कल एंट्री गुडविल के लिए भी देखी थी। आपको पता है कि एडमिट जो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है वो हमेशा गेन करता है, सो उसकी कैपिटल यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। करंट अकाउंट नहीं लेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा।
अगर ओल्ड में से कुछ पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल भी डेबिट होगी, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। With which amount? With the amount of the item which is not to be distributed multiplied with respective gain. Again, the value of the item which is not to be distributed multiplied with respective sacrifice. Item of AP. AP means guys accumulated profits. जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है या डिस्टर्ब नहीं करना है, उस आइटम की वैल्यू आपको यहाँ लेनी है मल्टीप्लाइड विद रिस्पेक्टिव गेन, राइट? नहीं, उसमें ऐसा नहीं रहता, उसको तो राइट ऑफ ही करना है, ठीक है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस के कभी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जिसमें कहे कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे यहाँ लिखा हो सकता है कि a particular item is not to be distributed, right? लिखिएगा इसी एग्जाम्पल। तो ए और बी पार्टनर से गए तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 प्रॉफिट्स के लिए, और जिस दिन सी को एडमिट किया उस दिन फर्म की बुक्स में जनरल रिजर्व 12,000 का था, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस था 3,000। पार्टनर ने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। मतलब हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें सिर्फ इसको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब ये है, राइट? तो जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन उसके पहले
ए और बी का हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा। सी का तो हमको पता है कि उसका जो प्रॉफिट शेयर है वही उसका गेन है, दैट इज 1/4। नए पार्टनर को जितना प्रॉफिट शेयर मिलता है वही उसका गेन होता है, लेकिन ए ने कितना सेक्रीफाइस या गेन किया वो हमको देखना है। तो हमने सी को दिया है 1/4 का प्रॉफिट, उसके बाद बचा कितना 3/4। तो 3/4 को ए और बी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया इसलिए 3/4 के बचे हुए प्रॉफिट को ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि हमें ये नहीं पता है क्वेश्चन में कि जो 1/4 प्रॉफिट सी को दे रहे हैं उसमें से ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि ए और बी 1/4 के प्रॉफिट जो सी को दिया जा रहा है वो अपने ओल्ड रेशियो 2:1 में ही दे रहा है। सो ए का सेक्रीफाइस टुवर्ड्स सी वुड बी ए का शेयर 2/3 into 1/4 means it is 2/3 of 1/4. This is what A is giving. 2/3 कहाँ से आया? यहाँ से आया 2/3 of 1/4 is being given by A to C, and that is 2/12. Similarly, B's sacrifice towards C is 1/3 of 1/4, that is 1/12. And C's gain is, we know, is equal to his share in profits, that is 1/4. पहली एंट्री में हम पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। $3000 हमारा अमाउंट था ये, तो 3000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, मतलब 2000 ए को मिल जाएगा और 1000 बी को मिल जाएगा। इस तरह से इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, राइट। और दूसरे में अल्टरनेटिव जो है जिसमें हमको जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसमें हम जनरल रिजर्व अकाउंट को, सॉरी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब सीज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से सी ने अपनी कैपिटल में से निकाल के कुछ अमाउंट ए और बी की कैपिटल की तरफ दे दिया। कितना अमाउंट दिया? जितना रिजर्व था इनटू रेस्पेक्टिव गेनिंग प्रोपोर्शन, दैट इज 1/4, मतलब ये हो गया 3000। ऐसे ही जितना रिजर्व था इनटू रेस्पेक्टिव sacrifice of A, that is 2000, and here 12,000 into 1/12, that is 1000। तो ये एंट्री हमने
सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करने की है, और ये एंट्री जनरल रिजर्व के लिए की है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। आया समझ में ये? CA has been given 1/4 collectively by A and B. राइट, वरना ऐसा लगेगा कि ए ने भी 1/4 दे दिया और बी ने भी 1/4 दे दिया। तो दोनों ने मिला के 1/4 दिया है, 2:1 के रेशियो में। तो गैस ये बात हो गई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूट करने या ना करने की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और सरप्लस मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट में से कुछ भी हो सकता है। राइट, जनरल रिजर्व को हम कंटीजेंसी रिजर्व भी कहते हैं, रिजर्व फंड भी कहते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में जनरल रिजर्व वर्ड ही लिखा, उसके बदले कुछ और भी हो सकता है। लिख लिया यहाँ तक? वैसे हम बात कर रहे हैं WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन दोनों की एक साथ। राइट, रिवैल्यूएशन करने पे आपको पता चल सकता है कि पहली बात तो WCR आप सबको पता है क्या होता है, राइट? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वो रिजर्व है जो फर्म्स बनाती हैं अपने वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वर्कर्स को व्हेन वर्कर्स फॉल सिक और they become disabled permanently or temporarily because of working environment of your business or because of its working conditions, then the employer has to pay a compensation to the workers, those who have got injured or those who have fallen sick or even has passed away because of working condition or environment of your business, right? वो compensation का अमाउंट हमारे लेबर लॉस के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उतना बड़ा अमाउंट अरेंज करना एक साथ कई बार बिजनेसेस के लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए बिजनेस क्या करते हैं, हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर निकाल के रिजर्व में डालते हैं। So this is how they retain profits. They do not distribute the profits among themselves, but retain them to meet such contingencies. ये समझ में आया? रिवैल्यूएशन करते हैं जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का किसी फर्म का, तो उस समय हमें पता चल सकता है कि वर्कर्स को अभी इतना कंपनसेशन दिया जाना है जो पहले बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, राइट? वो कंपनसेशन का अमाउंट एक्चुअल भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। ये कब पता चला? रिवॉल्यूशन करने पे। अगर आपके पास ऑलरेडी रिजर्व बना हुआ है WCR, तो जो आपको पता चला है लायबिलिटी, वो आप रिजर्व से एडजस्ट करते हो। रिजर्व आपने उसी लिए बनाया था, तो रिजर्व में से आप लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हो और बाद में उसको पे कर देते हो। यहाँ तक समझ में आया? अगर रिजर्व से जितने का रिजर्व आपके पास बना हुआ है उससे ज्यादा की लायबिलिटी है, तो फिर हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ लॉस प्रेजेंट करते हैं। राइट, सपोज रिजर्व है मेरे पास 10,000 का, और वैल्यूएशन में पता चला कि लाइब्रेरी जो फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वो 15,000 की है। सो आउट ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ 15,000, 10,000 आई कैन मीट विद द रिजर्व, बट रिमेनिंग 5,000 आई हैव टू रिकॉर्ड इन माय रिवॉल्यूशन अकाउंट एज अ लॉस। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप सबको? अगर लाइब्रेरी का अमाउंट रिजर्व से कम है, लाइब्रेरी हुई है वर्कमैन कंपनसेशन की 8,000 की और हमारा रिजर्व है 10,000 का, सो 10,000 में से हम 8,000 का लाइब्रेरी बना लेंगे। उसके बाद रिजर्व बचेगा हमारा 2,000,
उस रिजर्व के लिए हम ये एंट्री पास कर देंगे, WCR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। मतलब बचा हुआ 2000 रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा, और वही है हमारा फ्री पार्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फ्री पार्ट मींस आफ्टर मेकिंग लायबिलिटी। So I repeat, reserve was WCR was 10,000, but actual liability or estimated liability towards workman compensation is only 8,000. So that liability can be well met with the reserve, right? So for that, we will pass one entry WCR account debit to liability for workman compensation with 8,000. कितने से 8,000 से लाइबिलिटी हमने बना ली, रिजर्व को डेबिट कर दिया, रिजर्व को कम कर दिया, तो लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर दिया, लाइबिलिटी क्रिएट कर ली 8,000। ये करने के बाद रिजर्व में अभी भी 2,000 बचा है, क्योंकि रिजर्व हमारा एक्चुअली में 10,000 का था। वो 2000 के बचे हुए रिजर्व के लिए हम ये एंट्री करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। मतलब वो 2000 का जो रिजर्व है वो फ्री पार्ट है, और इसलिए हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्वेश्चन ने अदरवाइज कुछ और नहीं कहा है, अगर क्वेश्चन ने कहा है कि WCR डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो फिर उसके लिए हम ये एंट्री करेंगे, जैसे अभी हमने सरप्लस के लिए की थी, सॉरी जनरल रिजर्व के लिए की थी ये वाली एंट्री। पर कितना अमाउंट का, 2000 से, तो यहाँ पे 2000 आएगा उसमें, राइट? समझ में आ रहा है आप लोगों को ऐसे, नहीं आ रहा है? अगर अमाउंट ऑफ WCR लाइबिलिटी से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल WCR 10,000 का है, लेकिन लाइबिलिटी किसकी, वर्कमैन कंपनसेशन की, चाहे वो एस्टिमेटेड लाइबिलिटी हो चाहे एक्चुअल लाइबिलिटी हो, वो 8,000 की ही है, राइट? तो फिर जो हम एंट्री पास करेंगे वो कुछ ऐसी होंगी। WCR अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब रिजर्व में से हम पैसा निकाल रहे हैं 8,000 का, जितने की लाइबिलिटी है, और उससे हमने लाइबिलिटी बना दी। अगर एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है तो आप यूज करते हैं टर्म प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और अगर एक्चुअल लाइबिलिटी है तो आप यूज करते हैं टर्म टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये ध्यान रखना है, ठीक है?
कितने से? जितने की लाइबिलिटी उतने से, और इसके बाद तो भी WCR में कितना बच गया? 2000। इसके लिए हम एंट्री कर देंगे WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स with 2000 in old profit sharing ratio। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? शुभ समझ में आ रहा है? शुभ भाई साहब, मिशिका, देवांश, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. WCR 10,000 का, लाइबिलिटी भी 10,000 की है, तो उसमें सिर्फ हम ये वाली पहली एंट्री करेंगे पूरे 10,000 से। हमने WCR 10,000 का पूरा यूज कर लिया लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए, and after that nothing is left in WCR, and that is why we cannot pass the other entry at all for distribution of WCR। दृष्टि, अभी, माही, नया नया लग रहा है या रिकॉल हो रहा है? दृष्टि, बताइए। नीचे गए आप लोगों ने? चिराग, and the last case, guys, if the amount of WCR is lesser than the liability for workman compensation, so liability is rupees 12,000 and WCR is only 10,000. Then to the most we can create liability out of WCR of only 10,000। For that the first entry would be this। हमने पूरे WCR को यूज कर लिया लाइबिलिटी बनाने के लिए। उसके बाद भी 2000 की लाइबिलिटी बनानी बची है, तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और प्रोविजन या फिर लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे with 2000। So this is how in totality we have created liability for workman compensation of 10 plus 2, 12,000, right? And nothing would be transferred to partners capital account because nothing is left। Okay, next is guys, so we have seen this WCR and revaluation completely, and I hope you have got why we debited revaluation account here, right? The same way we have IFR
and revaluation. IFR is investment fluctuation reserve. IFR is made by business enterprises या businesses to absorb the loss on account of unfavorable changes in market value of their investments. सो अगर एक बिजनेस फर्म में इन्वेस्टमेंट्स हैं कुछ उसने इन्वेस्ट कर रखा है एक पार्टनरशिप फर्म ने और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है जैसे शेयर तो मार्केट वैल्यू में चेंजेस होने से हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस हो सकता है फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे 10,000 में लेकिन आज उनकी मार्केट वैल्यू हो गई 8,000 इसका मतलब 2,000 अगर मैं उन शेयर्स को बेचूंगा तो 2,000 का मुझे लॉस होगा उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये समझ में आया ताकि वो लॉस हमारे पीएनएल अकाउंट में जाके हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को डिस्टॉर्ट ना करे इसलिए हम आईएफआर बनाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है तो हमारे प्रॉफिट्स को डिस्टर्ब क्यों करे इसलिए हमने जब भी लॉस होगा उसको हम कहीं और एब्जॉर्ब कर सकें पीएनएल में ले जाने के बजाय इसलिए हमने आईएफआर बनाया है ये समझ में आया आप लोगों को आईएफआर जनरल रिजर्व डब्ल्यूसीआर बनाने का बिल्कुल वही है जो मैंने आपको फंडामेंटल चैप्टर में बताया था उसकी एंट्रीज बताई हुई है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व टू डब्ल्यूसीआर टू आईएफआर इस तरह से हम ये रिजर्व्स बनाते हैं प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा निकाल के हिस्सा राइट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज सेट aside टू मेक these रिजर्व्स राइट अब जब आप रिवैल्यूएशन करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है आपके बिजनेस के रिसोर्सेस से बिजनेस के बाहर शेयर्स में या कहीं और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम इस आईएफआर को डिस्टर्ब नहीं करते तो मतलब फिर हम आईएफआर में कुछ नहीं करते वो प्रॉफिट सीधे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं कैसे जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा है तो क्योंकि वहां पे इंक्रीज हो रहा है समझ में आया चिराग समझ में आया लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम है तो फिर हमें हो रहा है लॉस और उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम आईएफआर का यूज करते हैं अगर आईएफआर दिया है हमें तो यहां तक समझ में आया कैसे आप लोगों को जो मैंने बोला तो अगर लॉस होता है तो उसके लिए हम आईएफआर को यूज करते हैं अगर हमने आईएफआर बनाया है तो जैसे यहाँ पे मैं अभी आप बात कर रहा था डब्ल्यूसीआर के लिए कि डब्ल्यूसीआर का अमाउंट लाइबिलिटी से ज्यादा है या डब्ल्यूसीआर का अमाउंट लाइबिलिटी के बराबर है या डब्ल्यूसीआर का अमाउंट लाइबिलिटी से कम है डब्ल्यूसीआर का अमाउंट लाइबिलिटी से कम है इसका ये भी मतलब होता है कि डब्ल्यूसीआर आपकी बुक्स में है ही नहीं वो जीरो है और लाइबिलिटी 12,000 ऐसा भी हो सकता है तो क्योंकि डब्ल्यूसीआर नहीं है वहां पे जीरो है इसलिए आप लाइबिलिटी बनाने के लिए पूरा रिवॉल्यूशन अकाउंट को यूज करेंगे और यहाँ पे 12,000 ले लेंगे 2,000 के बदले आप क्या लेंगे 12,000 क्योंकि आपके पास डब्ल्यूसीआर था ही नहीं समझ में आया थर्ड केस अगर डब्ल्यूसीआर की वैल्यू बुक्स में नहीं दी है कुछ मतलब डब्ल्यूसीआर क्या है जीरो मतलब डब्ल्यूसीआर जीरो लाइबिलिटी आपको दी हुई है आप रिवॉल्यूशन में आपको पता चला लाइबिलिटी कितनी है 12,000 पर डब्ल्यूसीआर आपके पास है ही नहीं इट मीन्स डब्ल्यूसीआर इज जीरो एंड लाइबिलिटी इज 12,000 मीन्स लाइबिलिटी अमाउंट इज मोर देन डब्ल्यूसीआर so the amount by which it is more for that we will pass this entry as we did here I repeat the amount by which the liability is more than the amount of WCR what we did with that for that we pass this entry right the same we will do यहाँ पे हमारे पास WCR जीरो है और लाइबिलिटी कितनी है 12,000 तो हम ये एंट्री पास करेंगे पूरे 12,000 से और फिर ये एंट्री पास होगी नहीं वहां पे क्योंकि WCR है ही नहीं आपके पास
ये तो हमने इसलिए पास की क्योंकि डब्ल्यूसीआर था हमारे पास 10,000 का। तो 10,000 के डब्ल्यूसीआर से हमने 10,000 की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, प्रोविजन या लाइबिलिटी अकाउंट को क्रिएट करके। और जब डब्ल्यूसीआर जीरो होगा तो आप सिर्फ यही एंट्री पास करोगे, ये तो कर ही नहीं पाओगे आप। ये समझा रहा हूँ। समझ में आया? एक बार देख लीजिए अच्छे से। नहीं आया तो बताता हूँ। हाँ हाँ भाई, यहीं पे महालक्ष्मी नगर में। तू आया हुआ है क्या? मैं लगाता हूँ तेरे को फोन, है ना? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंडरस्टूड दिस चिराग? आईएफआर आपके पास है या नहीं है? अगर आप आईएफआर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वैसे ही जैसे अभी ये बताया कि यहाँ पे डब्ल्यूसीआर आपका जीरो था, वैसे ही अगर आपके पास आईएफआर नहीं है और इन्वेस्टमेंट्स में लॉस हो रहा है आपको, राइट, तो वो पूरा लॉस आप कहाँ ले जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर देंगे आप, राइट। लिखिए। बोलो ना, दो पूछो। पैसा तो आपने पूछा, कहीं ना कहीं से तो लॉस हो ही रहा है। अब भले रिवैल्यूएशन हाँ सही बात, बिल्कुल। तो नेट बाइंग का उसमें जाएगा वो, नहीं मतलब नहीं, वो पूरा। पार्टनर्स, वो उसका इफेक्ट वही होगा। देखिए, इन सबका इफेक्ट कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में। जैसे रिवॉल्यूशन करने पे प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो कहाँ गया? पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल में गया। नेट प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स कैपिटल में, और लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल में। रिजर्व आपके पास है और रिजर्व में बैलेंस बचा है तो कहाँ गया? पार्टनर्स कैपिटल में। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग वेयर? इन पार्टनर्स कैपिटल। सो आप, वह बात तो सुनो, आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने डब्ल्यूसीआर नहीं बनाया तो कहाँ चला गया? रिवैल्यूएशन में। तो उससे वहां पे रिवैल्यूएशन में गया तो क्या हो गया? लॉस हो गया, वो पार्टनर्स कैपिटल में चला गया। और अगर डब्ल्यूसीआर है, राइट, तो वो भी पार्टनर्स के कैपिटल में चला गया। डब्ल्यूसीआर अगर है तो कहाँ जाएगा? ये जा रहा है, देखिए, डब्ल्यूसीआर अगर है तो कहाँ गया? पार्टनर्स कैपिटल में। कहीं ना कहीं से लॉस हो ही रहा है। लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट चाहे डब्ल्यूसीआर आईएफआर बनाओ या ना बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल में उसका इफेक्ट होने वाला है। बस फर्क ये कि कैसे हो रहा अगर हम डब्ल्यूसीआर बनना है, है। डब्ल्यूसीआर को तो ना होगी, पार्टनरशिप फिर पूरी नहीं हो। नहीं होगी ना, पर अगर अगर वो डब्ल्यूसीआर का, मतलब अगर वो वर्कमैन कंपनी की लाइबिलिटी नहीं होती बाई चांस, हाँ, तो क्या होता? डब्ल्यूसीआर कहाँ जाता? पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा देता। अब वर्कमैन लाइबिलिटी है, ठीक है, और आपने डब्ल्यूसीआर भी बनाया है, तो डब्ल्यूसीआर जाएगा क्या पार्टनर्स कैपिटल में? नहीं जाएगा। और ये नहीं जाएगा, प्लस जो लाइबिलिटी आपने बनाई डब्ल्यूसीआर से, अगर डब्ल्यूसीआर नहीं होता तो वो कहाँ जाती? वो रिवॉल्यूशन में। उससे पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाता। तो इधर से देखो या उधर से, दोनों में पार्टनर्स कैपिटल सेम फर्क पड़ रहा है, डब्ल्यूसीआर बने या ना बने। whether whether WCR is there or not, partners capital account will get affected with the same amount. WCR बनाने से सिर्फ हम इतना कर रहे हैं कि हम उसको, उस लाइबिलिटी को उस रिजर्व से एडजस्ट कर दे रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं बस। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टनर्स कैपिटल को फर्क नहीं पड़ रहा। और आप ओवरऑल देखो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने WCR बनाया है तो क्या किया? आपने रिजर्व उसका मतलब क्या हुआ? उसका, नहीं नहीं, रिजर्व तो बनाया किस लिए? वो नहीं, रिजर्व बनाने से क्या हुआ? रिजर्व क्यों बनाया उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं बढ़ेगी। नहीं, अगर मैंने रिजर्व बना लिया, इसका मतलब मैंने पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसका रिजर्व, कुछ का रिजर्व बना लिया, बाकी डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पार्टनर्स को क्या प्रॉफिट क्या हुआ? कम गया। रिजर्व नहीं बनाता तो ज्यादा जाता ना पार्टनर्स को प्रॉफिट, तो अब कम गया। तो एक ये इफेक्ट हुआ। ठीक है, अब आपकी वर्कमैन कंपनसेशन जो आपने रिजर्व बनाया उसकी लाइबिलिटी आ गई, तो लाइबिलिटी आपने इससे एडजस्ट कर ली। नहीं है होता तो क्या करते? रिवॉल्यूशन से एडजस्ट होती, तो पार्टनर कैपिटल वहां पे कम हो जाता। तो या तो इधर से घूम के कम हो रहा है या इधर से कम हो रहा है, की बात है। समझ में आया? आपके जेब में, आपके पास 1,000 रुपए, ध्यान से सुनना भी, 800 रुपए आपने इस जेब में रखे, 200 रुपए इस जेब में, 200 रुपए रखे आपने बाइक के सर्विसिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल, राइट। आपके पास अभी फ्री पैसा खर्च करने के लिए कितना है? 800। 200 तो आपने इसके बाइक के लिए रखे हैं, तो बाइक का खर्चा 200 का ही हुआ।
तो 200 यहाँ से निकल गए, बचे कितने आपके पास? अगर आप ये 200 अलग नहीं रखते, 1000 एक ही जेब में रखते, ये जेब से दो है, ये जेब से दो, बात तो एक ही बात। वही वही बात कर रहा हूँ। आपके पास अल्टीमेटली 800 ही बचेगा एंड में, राइट? बस फर्क ये है कि आपने उसके लिए पहले से प्रोविजन करके रखा। आपने 1000 इस जेब में रखे हो, पूरे खर्च कर दिए, बाइक सर्विसिंग आ गई तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेगा। इससे अच्छा है 1000 में से 800 इधर रखो, 200 इस जेब में रख दो, किसके लिए? बाइक सर्विसिंग के लिए, ताकि बाइक सर्विसिंग जब आए तो आपके ऊपर पूरा लोड नहीं आए। और दिस, चलिए गाइस, आईएफआर हम देख के खत्म करते हैं आज की क्लास। इसके साथ सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट बचेगा, हम कल एक क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में 29th को, 8th को आप लोग नहीं आ पाओगे। आप लोग टाइमिंग बहुत वियर्ड टाइमिंग है। हम्म। लेकिन अगर गाइस रिवॉल्यूशन पे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है, तो उस पूरे प्रॉफिट को हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? रिवॉल्यूशन अकाउंट में। आईएफआर हमने क्यों बनाया है? लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट? सो जब ऐसा लॉस होगा तो हम आईएफआर अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो पूरा प्रॉफिट हम ले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये लॉस एंड इन्वेस्टमेंट्स की जो बात कर रहा हूं मैं, वो क्या है? लॉस एंड इन्वेस्टमेंट्स मतलब मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से 3000 कम है, राइट? तो यहाँ पे हम पहली एंट्री करेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट विद 3000। ये करने से आईएफआर हमारी बुक्स में से 3000 रुपये कम हो गया। था आईएफआर 5000 का, अभी भी 2000 का आईएफआर बचा। वो आईएफआर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गॉट दिस गाइस और नॉट? चिराग समझ में आया? ये चिराग शुभ, आप दोनों को समझ में आया? लिखिए इसको फर्स्ट केस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिशिका, आया समझ में आपको आईएफआर और रिवॉल्यूशन वाला ये जो मैंने बताया, दो केसेस अभी? आईएफआर का अमाउंट कम है और लॉस ज्यादा है। आईएफआर 5000 का था लेकिन लॉस हमें 6000 का हुआ है।
तो हम पहले तो आईएफआर से 5,000 का लॉस एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो बचा हुआ 1,000 का लॉस है उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस तरह से इन्वेस्टमेंट को हमने अपनी बुक्स में टोटल 6,000 रुपीज से कम कर लिया है। उसमें से 5,000 आईएफआर से एडजस्ट हो गया और 1,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया। लिखा। और ये हमारा फोर्थ केस है। आईएफआर 5,000 का है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में लॉस के बजाय प्रॉफिट हुआ है 6,000 का। तो आईएफआर पूरा 5,000 हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रिएट कर देंगे विद 6,000। जितने से इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुआ है मतलब जितने से हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? ये भी एक दो चीज देखनी है गई तो ताकि हम कल कुछ एडजस्टमेंट ना देंगे सीधे क्वेश्चन करें। ये सारे एडजस्टमेंट आप घर से करके लाइएगा। लिखिएगा इसे क्वेश्चन। रिवॉल्यूशन पे ये डिसाइड हुआ कि जनरल रिजर्व 2,000 का जनरल रिजर्व को यूज करना है पीएफडीडी बनाने के लिए। अभी यहाँ पे पीएफडीडी नहीं है या हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता।
तो उस केस में गाइस हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पीएफडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से? 2000 से। तो 2000 का रिजर्व हमने पीएफडीडी में ट्रांसफर कर दिया। रिजर्व कितने का था हमारे पास? 6000 का। उसमें से 2000 का हमने बना लिया पीएफडीडी इस एंट्री के थ्रू। अब जो बचा जनरल रिजर्व वो हम पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज 4000 इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? ये लास्ट एग्जांपल है गाइस, दिस इज फॉर पीएफडीडी। आई एम श्योर आप क्लास 11 के कंसेप्ट भूल चुके होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन है। ये वैसे आपने को बता चुका हूँ पहले। फर्म की बैलेंस शीट दी है जिसमें डेटर्स 35 के और पीएफडी 3000 का, इस तरह से 32,000 का हमारा नेट आउटसाइड में डेटर्स दिख रहे हैं। रिवोल्यूशन पे ये डिसाइड हुआ या ये एग्री हुआ कि 2000 रुपए के डेटर्स को बेड डेट्स की वजह से राइट ऑफ करना है और पीएफडीडी बनाना है हमें डेटर्स का 5%। राइट? ये जो हम पीएफडीडी बनाते हैं बुक्स में, ये बेड डेट्स के लिए ही बनाते हैं। तो जब अब क्योंकि बेड डेट्स पता चल गए, इसलिए इस पीएफडीडी को हम अपनी बुक से हटा देंगे। राइट? और एक नया पीएफडीडी बनाएंगे 5% ऑफ डेटर्स का। इसका ये मतलब है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में बेड डेट्स के बारे में दिया है रिवॉल्यूशन के टाइम पे, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, तीनों में रिवॉल्यूशन होता है। तो अगर आपको रिवॉल्यूशन के एक पॉइंट में बेड डेट्स के बारे में दिया हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट, और साथ में यहाँ पे पीएफडीडी भी दिया हो, इस बेड डेट्स के लिए आप डेटर्स को कम कर देंगे पहले तो 2000 से। राइट? डेटर्स को कम करना मतलब डेटर्स को क्रेडिट करना। तो डेटर्स को हमने कितने से कम कर दिया? 2000 से। ये हमारे लिए क्या लॉस है, इसलिए हम इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमारी पहली एंट्री हो गई इस 2000 के लिए।
अब ये पीएफडीडी हमने क्यों बनाया था? इसी बेड डेट्स के लिए बनाया था। तो जब बेड डेट्स को रिकॉर्ड कर दिया तो फिर इस पीएफडीडी की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इसको हम बुक से हटा देंगे। पीएफडीडी का बुक्स में हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसलिए हम उसको कर देंगे डेबिट। सो पीएफडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिट हो गया। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हटा दिया, कम कर दिया, मतलब ये हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रिएट कर दिया 3,000 रुपए से। ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता तो हम ये दोनों एंट्रीज तो जरूर करते, तो भी करते। अब हमें क्वेश्चन में ये भी बोला है कि डेटर्स पे 5% का पीएफडीडी बनाना है। पीएफडीडी बनाना मतलब लॉस, पीएफडीडी को राइट ऑफ करना मतलब प्रॉफिट। जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे हैं, इसका मतलब आप डाउट कर रहे हैं कि डेटर्स से आपको अगले साल 3,000 रुपए या जितने का भी प्रोविजन बना रहे हैं उतने पैसे कम मिलेंगे। कम मिलेंगे मतलब लॉस है। वो लॉस अब हमें रिकॉर्ड करना है बुक्स में। वो कौन सा लॉस है? एंटिसिपेटेड लॉस। तो उसके लिए हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्रेडिट करेंगे पीएफडीडी अकाउंट। कितने अमाउंट से? 5% ऑफ डेटर्स से। डेटर्स कितने थे? हमको दिए थे 35। उसमें से कितने के हमने कम कर दिए? 2 के। तो बचे कितने? 33। ये प्रोविजन तो वैसे ही हम हटा चुके हैं यहाँ पे। तो 33 का 5% हमें लेना है, मतलब 1,650। तो ये 3 एंट्रीज होंगी इस क्वेश्चन के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये पॉइंट आपको नहीं दिया होता तो आपको ये 2 एंट्रीज ही करनी थी बस। क्योंकि हमें सेकंड पॉइंट दिया इसलिए हमने ये एंट्री भी की है। समझ में आया? मान लीजिए यहाँ पीएफ, गाइस लिखिए मत, सुनिए पहले। मान लीजिए पीएफडीडी यहाँ नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो फिर आप सिर्फ ये एंट्री करते इस पॉइंट के लिए। और अगर ये दिया होता तो फिर आप ये भी करते। ये वाली एंट्री सेकंड वाली नहीं आती। ये सेकंड वाली एंट्री हमने इस पीएफडीडी को रिवर्स करने के लिए की है। क्यों रिवर्स किया? क्योंकि बेड डेट्स को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसी के लिए बनाया था हमने पीएफडीडी। तो अब जब रिकॉर्ड कर लिया बेड डेट्स को, तो इस पीएफडीडी को हटा दो बुक से। ये किया। समझ में आया? हाँ, हम पीएमडी बनाते हैं, वो इसलिए बनता है क्योंकि अगर कुछ भी लॉस हो डेटर्स का तो हम उससे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ नहीं नहीं, पीएफडीडी हम इसलिए नहीं बनाते। पीएफडीडी हम इसलिए बनाते हैं मैचिंग कंसेप्ट की वजह से। आपको डेटर से कब, ये 35,000 के डेटर से कब पैसा वसूलना है आपको? ये आपकी 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है। पैसा कब वसूलना है आपको 35,000 रुपए? नहीं, 31 मार्च 2023 की शाम को ही बैलेंस शीट बनाई है आपने। तो अब शाम को तो जाके पैसा वसूलोगे नहीं, तो अगले साल वसूलना है। वैसे भी अगले साल इसलिए वसूलोगे क्योंकि आपने उनको क्रेडिट दिया हुआ है। आपने फरवरी में, मार्च में जो कुछ बेचा है 2 महीने 1 महीने की उधारी में, वो तो ड्यू ही अगले साल होने वाला है। राइट? तो ये पैसा वसूलना कब है? अगले साल। अगले साल वसूलने जाओगे तो हो सकता है आपको पूरा पैसा ना मिले, ऐसा आपको डाउट है। क्यों डाउट है? आपके पास्ट एक्सपीरियंस और करंट मार्केट कंडीशंस। ठीक है, तो वो लॉस कब होगा? अगले साल। और उस लॉस को हम इसी साल रिकॉर्ड करते हैं बाय मेकिंग पीएफडीडी, क्योंकि ये जो डेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं ये किस, कब की इनकम के हैं? इस साल की या पिछले साल की? नहीं नहीं, करंट ईयर 22-23 की या नेक्स्ट ईयर की? करंट ईयर की। करंट ईयर में हमने गुड्स बेचा तभी तो डेटर्स आ रहे हैं। तो जब इनकम हम इस साल दिखा रहे हैं तो उस पे होने वाला लॉस भी हम इसी साल दिखाते हैं, इसीलिए हम पीएफडीडी इस साल बना लेते हैं। लॉस होगा कब असल में? ये अगले साल। पर बनाएंगे हम इसलिए बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, कि हम सेल्स दिखा रहे हैं अगर पीएनएल में, तो डेबिट साइड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, तो डेबिट साइड में पीएनएल में हम पीएफडीडी की दिखाएं, बिकॉज दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो लॉस भले ही होगा अगले साल, पर दिखाएंगे हम इसी साल। अब इस साल दिखाना है, पता नहीं है लॉस कितना होगा क्योंकि तो अगले साल होगा। इसलिए हम उसको एंटिसिपेटेड वैल्यू से बनाते हैं, और इसलिए हम यूज करते हैं वर्ड प्रोविजन। प्रोविजन वर्ड इज फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस और एक्सपेंस अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन टू अस एक्यूरेटली, जिसका अमाउंट हमें पता नहीं है। अब अगले साल आप वसूलने गए 35,000 रुपए, उसमें से मान लीजिए आपको 34,000 मिल गए, तो कितना लॉस हुआ? बैड डेट्स 1,000 का हुआ। तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे अगले साल, जैसे यहाँ रिकॉर्ड किया है हमने। हमने क्या किया यहाँ पे? रिवॉल्यूशन टू डेटर्स। अगले साल अगर 1,000 यहाँ पे कम मिलते तो क्या एंट्री करते हो? नहीं, रिवॉल्यूशन तो छोड़ो, रिवॉल्यूशन तो एडमिशन के टाइम पे होता है। वैसे सोचो क्या करते हैं हम इन जनरल, क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन एडमिशन रिटायरमेंट डेट छोड़ो,
अगले साल 35,000 वसूलने गए, उसमें चौथी सी मिले, एक पता चल गया कि नहीं मिलेंगे, तो डेटर्स ये करते हैं। और बेड डेट्स फिर कहाँ जाता है ईयर एंड पे? रिवोल्यूशन भूल जाओ अभी। रिवोल्यूशन की तो बात तब होती है जब एडमिशन रिटायरमेंट डेथ होता है। अगर मान लो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं हुआ तो क्या करते हैं? ईयर एंड पे बेड डेट्स जो आपका डेबिट बैलेंस आ गया बुक्स में कहाँ जाता है? हाँ, किसके क्रेडिट साइड? बैलेंस शीट में नहीं आता। अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो बैलेंस शीट में जाता है, पर आपको लॉस हुआ, बेड डेट्स को डेबिट किया है ना आपने, अब क्रेडिट किया डेटर्स को, वो तो कर दिया आपने एंट्री बेड डेट्स टू डेटर्स, तो डेटर्स को आपने कम कर दिया क्रिएट करके। बेड डेट्स का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो ईयर एंड पे बेड डेट्स आपके लेजर में आ गया डेबिट बैलेंस 1,000 का। फिर ट्रायल बैलेंस में आया 1,000, तो ट्रायल बैलेंस से कहाँ जाता है? पी एंड एल में। किस साइड में? डेबिट। डेबिट में। तो उसकी एंट्री क्या होती है? पी एन एल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स होगी ना। इसीलिए आपकी बुक से बेड डेट्स का डेबिट बैलेंस खत्म हो गया। पहली एंट्री थी बेड डेट्स टू डेटर्स, ये जब लॉस हुआ था आपने रिकॉर्ड की। दूसरी एंट्री ईयर एंड पे की पी एंड एल टू बेड डेट्स, तो बेड डेट्स डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अल्टीमेटली बुक्स में? पी एंड एल टू डेटर्स। वही हो रहा है यहाँ पे, ये पी एंड एल रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू डेटर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अल्टीमेटली लॉस आपका कहाँ जा रहा है? या तो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा इन ऑर्डिनरी कोर्स, और अगर एडमिशन रिटायरमेंट देते तो कहाँ जाएगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो लॉस वहां आपका चला गया 1,000, पर उस लॉस के लिए आपने पिछले साल ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा था, राइट? तो अब क्या करेंगे? अगर आपने सिर्फ 1,000 का लॉस इस बार रिकॉर्ड किया नेक्स्ट ईयर में, तो आपके दोनों ईयर में लॉस आ रहा है। पिछले साल आपने पीएफडीडी एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड कर लिया था, इस साल आपने क्या किया? एक्चुअल लॉस रिकॉर्ड कर लिया। लॉस तो वही था, तो गलत हो गया कि एक ही लॉस को आपने दो बार रिकॉर्ड कर लिया। पहली बार एज एंटिसिपेटेड लॉस, दूसरी बार एज एक्चुअल लॉस। पहली बार जब रिकॉर्ड किया तो एंट्री की बेड डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दूसरी बार जब हुआ एक्चुअली में तो किया बेड डेट्स टू डेटर्स। तो दो बार डुप्लीकेसी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था वो करंट ईयर के बेड डेट्स में से हम लेस करते हैं। पीएनएल अकाउंट भूल गए 11th का? ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। तो लेस ओल्ड प्रोविजन क्यों करते हैं? ताकि डुप्लीकेसी ना हो। वही चीज हम यहाँ पे लेस कर रहे फिर लॉस हुआ है उसको शो कर रहे हैं और जिसमें टैक्स हैं, राइट? उसको रिवर्स कर दिया यहाँ, और अब नया एंटिसिपेटेड लॉस बनाने के लिए ये एंट्री की है। समझ में आया? मिशिका हो आप साथ में?